stem cell research. It was found that he had actually copied from some other source and falsified data. So falsification of data, actually Nature publishes a list of those people, those who have falsified data. They are barred from publishing any article anywhere. So remember that we have to avoid such kind of, हमें अगर academic career को आगे बढ़ानी है, we have to avoid any such thing. Remember, fabrication माने making up of data and results and reporting them. माने हमने actually data collect नहीं किए, and one was actually barred for publishing any article because of this. One is called falsification, manipulating, omitting, and changing data with inaccurate representation. That's the second thing. And third is plagiarism. Others' idea, others' concept, others' result. Remember, whenever you write anything in the thesis, reference को जरूर डालना. अगर आप full sentence देते हो, तो वो डबल कोट में होनी चाहिए और पेज नंबर होनी चाहिए रेफरेंस के साथ. अगर हाफ ऑफ द सेंटेंस देते हो, पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगल कोट में होनी चाहिए और रेफरेंस होना चाहिए. और अगर किसी की आइडिया आप लेके उसको यूज कर रहे हो, तो रेफरेंस तो होना ही हो, रेफरेंस इन एनी केस होनी चाहिए. पर दोज हु आर पब्लिशिंग वेरी हेवीली, बहुत ज्यादा रेफरेंस डालने पे भी continuity in reading becomes a difficulty. Reading becomes a difficulty. तो आपको मैं आपसे ये कहूँगा कि writing good article should not be hindered for your ability to writing good English. Remember, writing good paper depends on your clarity of thought, not on your capability to write English. Good, I mean, English writing, English is not our mother tongue. English is our, देखो हमसे ये पूछते हैं लोग जब बाहर जाते हैं, तो पूछते हैं आप सोचते किस लैंग्वेज में हो. सोचने के लिए भी तो एक लैंग्वेज चाहिए ना. तो जब तक मैं बनारस में था, I used to think in Hindi. जब तक मैं दिल्ली में रहा, I started thinking in a different language. Otherwise मैं बोल नहीं पाऊंगा. Clarity of thought is not possible. क्योंकि अगर आप हिंदी बोलोगे तो दिल्ली में, anyone is from Delhi? Nobody. अभी आपको खटकेगा. I mean, आप चलो, हम लोग यहाँ नहीं कहते हैं ना, आप चलिए है ना. तो वो पिक्यूलियर हिंदी पंजाबी यूज करते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर हो, तो चाहे आप बोलिए या लिखिए, there are n number of examples where your papers will be published. The publisher says कि कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश राइटिंग के लिए, आपकी थॉट ओरिजिनल होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए. ये दो चीज अगर है तो you would be able to publish a good article. But remember, whenever you, that's why clarity of thought के मतलब you are not using somebody else's idea. किसी और के आइडिया लेकर अगर हम रिसर्च को, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एक एंकर पेपर डेवलप कर देते हैं. ये हमारा एंकर पेपर, इसके बेसिस पे थीसिस को निकालेंगे, करते हैं ना. हंस रही हो? अरे हमने भी वही किया. अरे I also do the same thing. As you are not doing anything wrong. Nothing wrong. When I did my research, I also did the same. It's neither a problem nor anything. पर ये जो हम करते हैं ना, करते समय गलती वो कर लेते हैं कि उनकी जो आइडिया है, हम बार बार तो उसको शो करते नहीं है, बस सेंटेंस में बता दो
या acknowledgement पे लिख दो कि the whole article was based on the theoretical proposition made by this. बस you are free. इसको acknowledge कर देनी चाहिए. Then you are free from any problem. तो ये हम लोग चाहते तो है करना, पर हमको आइडिया नहीं है कि कैसे करना चाहिए. Acknowledgement जैसे हम लोग थीसिस को क्या करते हैं, डेडिकेट कर देते हैं पेरेंट्स के नाम पे. अब मान लो थीसिस रिजेक्ट हो जाए तो पेरेंट्स को बदनाम हो जाएंगे. ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना. थीसिस इज अनदर एग्जामिनेशन पेपर, है ना. थीसिस अवार्ड हो जाए उसके बाद डेडिकेट करो. एक्नॉलेज करो पेरेंट्स को, बोलो कि यस पेरेंट्स टीचर्स, देखो कंट्रीब्यूशन जो है ना खाली पेरेंट एंड टीचर्स का नहीं है. घर पे जो मेड सर्वेंट है, इवन दे आल्सो हैव देयर कंट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स जो हॉस्टल रूम में जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ रूम, देयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो देयर. बट आई थिंक एक्नॉलेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम साइटेशन. एक्नॉलेज करो लोगों को, साइट प्रॉपर्ली करो. किसी के आइडिया अगर है तो उनको बता दो कि this is her idea, his idea, and I am utilizing it in my thesis. That would be the right thing to do it. So misconduct से दूर रहो. Next, protecting participants. हम लोग thesis पे protection of human rights subjects का कोई चैप्टर नहीं रखते. विदेश में अगर thesis जाए और आपने ह्यूमन सब्जेक्ट को यूज किया तो they will not accept your thesis even to review it. वो रिव्यू भी नहीं करेंगे. कहते हैं आपने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स का कोई चैप्टर ही नहीं रखा. आजकल तो ये हो गया एनिमल प्रोटेक्शन का भी लिखना होता है, पर एनिमल प्रोटेक्शन हम सब लोग जानते हैं मैडम हाथी के लिए, बट ह्यूमन राइट्स का तो कोई लिखते नहीं, नोबडी. तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स मतलब क्या लिखना होता है कि हमने डेटा जब यूज नहीं किए उसको लॉग इन की में रखें, किसी सब्जेक्ट का नाम जो है डाइवर्ज होने नहीं दिए, किसी की प्राइवेसी को मैंने वायलेट नहीं किया. ये सब अपने कंसेंट लेना अलग बात है. कंसेंट इज अ डिफरेंट थिंग. जो एथिकल रिव्यू बोर्ड हां पढ़े एथिकल रिव्यू बोर्ड का हां नहीं, एथिकल रिव्यू बोर्ड तो आपको परमिट ना देती है, बट हमको बताना चाहिए हमने डेटा कलेक्शन करते समय इनको कैसे ट्रीट किया. तो एक ही पन्ना तो लिखना होता है, लिख दो. तो दे आल्सो thesis is not about your finding and significant difference. Thesis is all about how you have learned how to do a research. Thesis is nothing but demonstration of a doing good experimental or study, psychological study of how. राइट में लास्ट में लिखो मेथड सेक्शन पे एनेक्सर दे दो. एनेक्सर नंबर 2, एनेक्सर नंबर 3, हाँ सैंपल के साथ, और उसमें 8-10 पॉइंट है. वही हमने किसी को फोर्स नहीं किया डेटा कलेक्शन करते समय, किसी ने डेटा कलेक्शन करते समय मिडवे में हमसे डेटा नहीं दिया, हम उनको कंपेल नहीं किया. These points are there in the ethical committee form that we fill up. These points are there. तो एथिकल कमेटी की जो रिपोर्ट की जो कॉपी है उसको एनेक्सर में लगाना चाहिए. So that we keep. अब वो तो कंपलसरी हो गया. ये शायद इलाहाबाद में है, सब जगह नहीं है. हाँ सब जगह नहीं है, बट इलाहाबाद में है तो इट्स वेरी क्रेडिटेबल. अब धीरे धीरे होने लगा है, अब धीरे धीरे होने लगा है कि these are good things. तो आप अपने से करो. एक उसके साथ साथ अपना लिख दो कि will not we are protected the privacy and human rights of the subjects. Next, ऑथर की सुपरवाइजर को बनानी है, पब्लिश करना है तो ऑथरशिप की अपना रूल है. रूल है कि author, first author, who should be the first author? The person who has got the idea. Good.
person who has the idea generate जिन्होंने किया है, he or she should be the first author. अभी यूपेन में मैं रिसर्च करा रहा था, आई फाउंड जैसे डिजाइन हो जाने के बाद वो आउटसोर्स कर देते हैं डेटा कलेक्शन। उनका कहना है ये तो क्लरिकल जॉब है डेटा कलेक्शन करना, उसमें हमको टाइम नहीं लगाना चाहिए, वो आउटसोर्स कर देते हैं, वो डेटा कलेक्ट करके पैसा वैसा देते हैं सबको, और नहीं तो $20 $25 एक एक डॉलर के लिए एक एक डेटा के लिए देते हैं, डेटा आ जाता है उसको कंपाइल करते हैं। तो ऑथरशिप का फंडा यही है, इनकी कॉन्सेप्शन डिजाइन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट, लीड ऑथर हुई है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई अगर जवाब देनी है तो उस पेपर में, तो हु हैज गॉट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड बी द फर्स्ट ऑथर। को ऑथर की डिफाइंड रोल होनी चाहिए, सोल ऑथर इज a person who is the only author. Okay, next, authorship and ownership, educational institution, authorship order, ये collective decision होनी चाहिए before the paper is published. Collective decision, acknowledgement, funding, support, I mean even reviewer को भी acknowledge करना चाहिए। पर अगर administrative authorship है, unacceptable है, वो administrative relationship है, जैसे head of the department है मान लो, या मान लो somebody who has given me the permission to do research, they should not be made author. Everybody should have a defined position. Okay. Next, आप कुछ है इसमें? Intellectual property rights हम लोग तो यूज नहीं करते, but every data has got a right. आजकल तो लोग ये नहीं कहते हैं कि data are more important than oil. People have been started saying that na, data is much more precious than oil. So everywhere data becomes a property. So how that property is to be guarded, उसका अपना IPR का क्वेश्चन आता है। हम लोग जैसे साइकोलॉजी में बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि हम भी पेटेंट ले सकते, पेटेंटिंग के बारे में कोई नहीं सोचता है, हम लोग खाली सोचते हैं पब्लिश हो जाए, कॉपीराइट हो जाए। बट नाउ साइकोलॉजिस्ट आर डूइंग पेटेंटिंग, दे कैन पेटेंट दैट इफ दे हैव डन समथिंग, जैसे हमने वंस इन लाइफ टाइम टेस्ट को पेटेंट करा दिया, जैसे इंजीनियर पेटेंट करता, तो आप टेस्ट डेवलप करते हो, वो भी पेटेंट पॉसिबल है। अगर हम टेस्ट डेवलप किया और अगर हम पेटेंट करा दिए, व्हाई नॉट, पेटेंटिंग इज आल्सो पॉसिबल। तो पेटेंटिंग में आपका राइट्स रह जाता है, आपका पर्सनल राइट। नेक्स्ट, बस हो गया। तो कोई अगर और क्वेश्चन हो तो बताओ सर। थोड़ा सा Sir, I have a question. Sir, in last session you have told about the difference. In last session you have told about the difference between methods and methodology. Yes. So can you please explain with some examples about what is method and what is methodology and how these two are different? The qualitative method is a method, or methodology, the science of method is called methodology. Logy means logos, the science of method. How did I classify this qualitative and quantitative? The science behind it is a content analysis, is a quantitative analysis, it's not a qualitative analysis. तो हमने define किया scientific level पे progress का। तो any science is a logic, methodology method की जो science है उसको methodology कहते हैं। But method as such, how many methods are there? It may be psychometric method, it may be statistical method, it may be economic method. So method could be anything. The science behind this method is called methodology. So how do we answer this question? What is your methodology? What is your that's it's a question like Viva Voce examination. Viva Voce means examination. So Viva Voce means
घोष माने एग्जामिनेशन। तो व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी, व्हाट इज योर साइंस? अब देखो जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज योर मेथड, नॉट योर मेथोडोलॉजी। द साइंस बिहाइंड मेथड इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। सर ऐसा कह सकते हैं कि रिसर्च करने के तरीके को एक्सप्लेन करना मतलब मेथोडोलॉजी है, जो हमारा तरीका स्ट्रेटजी है ह्यूरिस्टिक्स है, इसको एक्सप्लेन करना ही एक तरह से मेथोडोलॉजी। व्हाई आई हैव टेकन दैट मेथड, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस मेथड इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। ओके, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द मेथड। मेथड, यस, मेथड की जो साइंस है, अगर हम आई मीन डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं या फेनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं या नैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? जैसे हम तुमसे डिस्कस कर रहे हैं, ये इसे क्या हम कन्वर्सेशन एनालिसिस कर सकते हैं? नो। If the science is applied behind this conversation, then only it becomes a conversation analysis. So methodology is the science behind utilizing the method. जिस मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ उसके पीछे साइंस क्या है, वो एक अलग क्वेश्चन है, पर किस मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ ये अलग क्वेश्चन है। तो आपको पूछना चाहिए कि सर आप मेथड पूछ रहे हो या मेथडोलॉजी पूछ रहे हो? एक बम्बार्डमेंट कर दो, बम फेंक दो उनके ऊपर, वो भी घबरा जाए ये तो गलत जगह पूछ लिए। अगर फंडा क्लियर हो ना, तो आप ये सब सवाल कर सकते हो। तभी जो आई मीन एक बार मैं एक बार मैं IPS IAS का इंटरव्यू हमको लेना होता था फाइनल उसमें दिल्ली में। एक लड़के से मैंने पूछ दिया ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री। बहुत शार्प बच्चा था, उसका नंबर ज्यादा नहीं रहा, तो अल्टीमेटली लेना पड़ा। वो हमसे पूछे कि आप जो ये पूछ रहे हो सवाल, इसका आंसर मैं इकोनॉमिक पॉइंट से दूं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, या सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूं? मैंने कहा हो गया बेटा, हो गया तेरा आंसर। तो देखो आंसर कभी भी इंटरव्यू में जाओ ना, आंसर के कंटेंट पे मत जाओ,